नमस्कार, न्यूज़ लॉन्ड्री इंटरव्यू में आपका स्वागत है। मैं अमित भारद्वाज। आज जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश के सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर माहौल गर्म है। शबीरपुर गांव, जहां पे 5 मई को लगभग 25 से ज़्यादा दलितों के घर जला दिए गए, ठाकुर और दलित कम्युनिटी के बीच में लगातार संघर्ष चल रहा है। 9 मई को उसी को लेके एक महापंचायत सहारनपुर जिले के अंदर होता है, जिसे भीम आर्मी चंद्रशेखर जिसके लीडर हैं वो ऑर्गेनाइज करते हैं। पुलिस और भीम आर्मी के सपोर्टर्स के बीच में लड़ाई होती है, संघर्ष होता है। सहारनपुर जिले के ही 8 जगहों के अंदर पुलिस और भीम आर्मी के समर्थकों के बीच में झड़प होती है, जिसके अंदर 20 से ज़्यादा गाड़ियां जलाई जाती हैं। इसके बावजूद देश का राष्ट्रीय मीडिया इस पूरे मसले पे चुप्पी साधे रहता है। 21 मई को दिल्ली के जंतर मंतर पर पिछले 10 सालों में सबसे बड़ा दलित आंदोलन इकट्ठा होता है। इसके बावजूद राष्ट्रीय मीडिया के अंदर शायद 2 मिनट का पैकेज या 5 मिनट का एक वीडियो चलता है। आखिर क्या वजह है कि हम लगातार देश भर के अंदर जो एक दलित गुस्सा बढ़ता जा रहा है उस पर चुप्पी साधे हुए हैं? इस पे बात करने के लिए और ख़ास करके भीम आर्मी का जो एक वायलेंट नेचर है और जो सहारनपुर का पूरा दलित आंदोलन खड़ा हो रहा है, उस पे बात करने के लिए हमारे साथ हैं उना दलित आंदोलन का चेहरा जिग्नेश मेवानी। जिग्नेश, आपका स्वागत है। जिग्नेश, मैं एक सीधे सवाल से शुरुआत करना चाहूँगा। चाहे उना का दलित आंदोलन हो या फिर सहारनपुर का भीम आर्मी का दलित आंदोलन, दोनों आंदोलन के अंदर एक चीज़ कॉमन देखने को मिलती है, वो है अग्रेशन और वायलेंस। आप जब उना में भाषण देते थे, उना आंदोलन के लिए भाषण देते थे, तो आप बहुत अग्रेसिव होते थे। आप कहते थे कि अगर आप दलितों पे कोई लाठी उठाता है तो उसका जवाब लाठी से दिया जाएगा। चंद्रशेखर शायद भाषा में कम से कम आपसे कहीं ज़्यादा आगे हैं। क्या ये वायलेंस लैंग्वेज में कम से कम जस्टिफाइड है? देखिए, मैंने मेरे व्यक्तिगत जीवन में कभी किसी को चांटा मारा नहीं, लेकिन किसी भी इमोशन के बहाव में गए बिना बहुत ही तटस्थ रूप से ऑब्जेक्टिवली मैं ऐसा मानता हूँ कि जो कास्टिस्ट एलिमेंट्स दलितों को फिजिकली मारते हैं, एटलीस्ट उनको, उन स्पेसिफिक एलिमेंट्स को, उन पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स को फिजिकली ठोकना चाहिए। वो शॉक ट्रीटमेंट के बिना मैं नहीं मानता हूँ इस देश के कास्टिस्ट एलिमेंट्स सुधरेंगे। अब तक दलितों ने बहुत सी रैलियाँ निकाली, धरने दिए, डेमोन्स्ट्रेशन किए, एजिटेशंस किए, प्रोटेस्ट किए, स्पेशल क्रिमिनल एप्लीकेशंस की, पीएल्स डाली, संविधान लेकर घूमे, सब कुछ कर चुके हैं। बुर्जुआ पॉलिटिक्स में चुनावी राजनीति भी करे, लेकिन एक ये जो काम करना बाकी है, शायद वो थोड़ा किया जाए। हत्या ना हो, लेकिन थोड़ा पदार्थ पाठ पढ़ाया जाए, तो शायद इस शॉक ट्रीटमेंट के चलते कुछ रिजल्ट मिल सकता है। सब मैं मानता हूं। ये जो शब्द है ठोकना या शॉक ट्रीटमेंट, इससे मैं, हो सकता है काफ़ी लोग सहमत हों आपकी इस बात से, लेकिन मैं कम से कम सहमत नहीं हूँ। वजह क्या है कि जब आप 21 मई को दिल्ली में भाषण देते हैं और मायावती उसके बाद मिलने के लिए कल गई थी वहाँ पे, और उसके साथ जो लगातार वायलेंस हुआ, ठाकुर समुदाय का जो विरोध आया सामने से, वो बहुत उसकी आशंका बहुत ज़्यादा होती है। और अब हाँ, बिल्कुल, वो आपकी बात बिल्कुल सही है। दलित गांव में बहुत ही माइनॉरिटीज़ में रहते हैं। कोई गांव के दलित मोहल्ले में 12 घर रहेंगे, किसी में 5 रहेंगे, किसी में 20 रहेंगे, किसी में 25 रहेंगे। नॉन दलित कास्ट के लोग वो यूनाइट हो जाते हैं जब दलितों के ऊपर वायलेंस करने की बात आती है, और वो बहुत बड़ी तादाद में मेजोरिटीज़ में रहते हैं। लेकिन जहाँ पर भी मुमकिन हो उस तरह के एक एक्सपेरिमेंट होना चाहिए समय में। फिर देश के कानून व्यवस्था का क्या होगा? नहीं, देश की कानून व्यवस्था तो है, रूल ऑफ लॉ भी है, और तो किस तरह से लॉ ही तो आप डिफाइन करना चाह रहे हैं, किस तरह से काम करता है उसका हम लोगों का एक्सपीरियंस भी है। मैं नहीं मानता हूँ कि कुछ मतलब बहुत बड़े पैमाने पे वायलेंस होना चाहिए, लेकिन थोड़ा तो कुछ क्या ये पूरी जो लड़ाई है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ के बजाय ब्राह्मण बनने की लड़ाई है क्या? ये बिल्कुल ही नहीं, ये तो ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही लड़ाई है। मैं मानता हूँ कि ये लड़ाई ये नहीं कि तुम सवर्ण हो तो मैं दलित हूँ। ये लड़ाई ये है कि भाई तू ना सवर्ण है ना मैं दलित हूँ, दोनों इंसान हैं। फाइनल एनालिसिस में दलितों को अपनी कास्ट की आइडेंटिटी एनहांस या स्ट्रेंथन नहीं करनी, उसमें से मुक्त होना है। जाति को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना है। तो डेफिनेटली लड़ाई तो ब्राह्मणवाद को ख़त्म करने की है।
आप जब रविवार को जंतर मंतर पे पूरा आंदोलन चल रहा था, भीम आर्मी या भीम सेना का जो कॉल था, उसमें आप भी मौजूद थे और चंद्रशेखर, जिन्होंने अपना नाम अब चंद्रशेखर रावण कर लिया है, उन्होंने स्टेज से एक अनाउंसमेंट की कि वो जो दलित है वो इस देश का शासक वर्ग है, वो यहाँ का नेटिव है, और अगर इस तरह के हमले बरकरार रहे तो अब शासक जो है सत्ता में जाएगा और वायलेंस भी उसके लिए अगर जवाब देना पड़े उस वायलेंट तरीके से तो वो भी देगा। जहाँ तक चंद्रशेखर की बात का सवाल है, मैं समझता हूँ किसी इस तरह के एक दो पर्टिकुलर रिमार्क्स या कमेंट्स या स्पीच के बेसिस पे जज नहीं करना चाहिए। अब मीडिया के कुछ सेक्शंस और प्रशासन भी उनको इस तरह से डब करना चाहते हैं। मैं सब मानता हूँ कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी कंटेंट, उनके अब तक के अप्रोच में एक तरह की एग्रेसिवनेस, एसर्टिवनेस और मिलिटेंसी है, विच इज़ वेरी वेरी इट्स अ वेलकम थिंग, बहुत ही पॉजिटिव बात है। लेकिन सच्चा एग्रेशन या सच्ची मिलिटेंसी या सच्ची एसर्टिवनेस तो वो होगी जो एक आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन के साथ लंबी लड़ाई लड़े। इसी सवाल पे मैं आने वाला था कि एक मॉडल ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा फिर? देखिए, मॉडल ऑफ रेजिस्टेंस की कोई कॉन्क्रीट, वेल डिफाइंड, वेल डिटरमाइंड, प्री डिसाइडेड फॉर्मूला डिज़ाइन तो होती नहीं। जिस तरह से घटनाएं होती है लोग उस तरह की उसको रिस्पॉन्ड करते रहते हैं। लेकिन दलित आंदोलन, कोई भी दलित संस्था उसमें इन्वॉल्व हो, कोई भी दलित संगठन हो, कोई भी दलित पॉलिटिकल पार्टी हो, दलित आंदोलन का अंतिम लक्ष्य एनाइलेशन ऑफ कास्ट यानी कि जाति निर्मूलन होना चाहिए। ऐसी बात दलित आंदोलन में बहुत चलती है कि SC ST OBC 85%, सामने वाले 15% उनको हटा दो तो पावर में आ जाओ। दलील के तौर में SC ST OBC पॉलिटिकल पावर अचीव कर लिया सपोज, फिर जाति निर्मूलन कैसे होगा? तो उसकी कोई ब्लूप्रिंट हमारे पास नहीं है। ये इसलिए नहीं है कि उसके डिबेट में, डिस्कोर्स में हम लोग गए ही नहीं। ये मैं मानता हूँ दलित आंदोलन की सबसे बड़ी वीकनेस है। इनफैक्ट इसी के चलते डॉक्टर आनंद तिलतुमड़े जैसे स्कॉलर तो यहाँ तक क्लेम करते हैं कि हमारे देश में कहाँ अम्बेडकराइट मूवमेंट है। अम्बेडकराइट मूवमेंट तो वो होगी जो जाति निर्मूलन के विमर्श में जाए, जाति निर्मूलन का प्रोग्राम तय करे। केवल दलित इश्यू की बात करना या एट्रोसिटीज के मामले में इन्वॉल्व होना, वो जाति निर्मूलन नहीं होता। आपका जो पिछले 1.5-2 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, चाहे ऊना आंदोलन के पहले और उस आंदोलन को खड़ा करना और उसके बाद, क्या उसमें कोई उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको लगा कि कोई मॉडल तैयार हो सकता है देश में, एक व्यापक तौर पे एक मॉडल तैयार किया जा सकता है? डेफिनेटली मॉडल तो तैयार हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा क्लेम नहीं करूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस इतना तगड़ा या सब्सटेंशियल है कि आई वुड नॉट क्लेम ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई हैव अ मॉडल और ब्लूप्रिंट और अ फॉर्मूला। लेकिन मैं इतना जरूर कहूँगा कि जिस तरह से हम लोगों ने मृत पशुओं के निकाल का काम छोड़ा और उसके शपथ लिए, गांव जाकर शपथ लिए, ऊना के आंदोलन के मंच पर से लिए 15 अगस्त के दिन ऊना में से, अहमदाबाद के दलित महासम्मेलन से, तो उसके चलते एक ज़बरदस्त चेतना का जो राइज हुआ, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग का काम हुआ। उसके चलते सचमुच कुछ गाँव के लोगों ने, जाति व्यवस्था ने उनके सर के ऊपर ये जो मैले गंदे काम थोपे हैं, जैसे कि मृत पशुओं के निकाल का काम करना, वो छोड़ दिया। और कुछ लोग एक्चुअली लैंड स्ट्रगल्स में इन्वॉल्व भी हुए। तो एक तरह से आत्मसम्मान की लड़ाई भी आगे बढ़ी और अस्तित्व की लड़ाई भी आगे बढ़ी। तो इसी दो तरह की लड़ाई का एक कॉम्बिनेशन कर हम लोग आगे बढ़े तो डेफिनेटली इट कैन लीड टू सम फॉर्मूला। वीकनेस की आपने बात की थी। देश भर के अंदर जो भी दलित मूवमेंट को लेके जो एक्सपेरिमेंट्स हुए हों, तो मैं उसका बहुत ही प्रेजेंट एक कॉन्टेक्स्ट लूँगा या एग्जाम्पल लूँगा रैदर। फिर मैं जंतर मंतर पे ही वापस जाऊँगा। आप भी मौजूद थे, चंद्रशेखर भी थे, उनके बहुत सारे सपोर्टर्स थे वहाँ पे। पहले इसका 2 पार्ट हैं इस सवाल के। पहला पार्ट क्या कि पूरे दलित आंदोलन में क्या एक कोई नॉन दलित वॉइस बन सकता है या नहीं बन सकता? इसका जवाब आप पहले दे दें। निर्विवाद तौर पे एक नॉन दलित कास्ट कम्युनिटी रिलीजन में पैदा हुआ व्यक्ति जो सचमुच दलित मुद्दे के साथ सरोकार रखता है, जो मानता है कि भी जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन या उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, उसका दलित के जितना या उससे ज़्यादा भी स्टेक हो सकता है। ओनली बिकॉज ही और शी इज बॉर्न इनटू अ पर्टिकुलर नॉन दलित कास्ट, उस ग्राउंड पे उसको रिजेक्ट या डिस्कार्ड करना टू मी इज नथिंग बट ब्राह्मणवाद। कन्हैया को उस दिन बोलने नहीं दिया। बिल्कुल, ये जिन लोगों ने कन्हैया को बोलने नहीं दिया वो उनका कास्टिज्म रिफ्लेक्ट करता है। केवल कन्हैया की बात नहीं, एक दलित मूवमेंट में एग्जाम्पल के तौर पे दलित मूवमेंट में बहुत से ऐसे कैरेक्टर्स, कार्टून्स है जो सिर्फ उस ग्राउंड पे कुछ लोगों को रिजेक्ट या डिस्कार्ड कर देते हैं कि आप नॉन दलित हो जी। तो वो एक बहुत ही बकवास एटीट्यूड है।
ऐसे मैं तो मानता हूँ कि ये साफ तौर पे एक तरह का नियो ब्राह्मणवाद है जो दलितों में पैदा हुआ। अब इसके दूसरे पार्ट पे आता हूँ। यूनिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है कि अलग अलग स्फेयर से, अलग अलग रीजन से जो दलित लीडर्स निकल के आते हैं और जो मूवमेंट्स निकल के आते हैं, उसमें यूनिटी नहीं बन पाती है। क्या वजह है? अगेन आई कोट संडेज इवेंट, जब आप स्पीच देने के लिए गए तो मुश्किल से मुझे लगता है 2 मिनट भी आप नहीं बोल पाए थे स्टेज पर। उस दिन, उस पर्टिकुलर दिन ऐसा था कि एक तरह का स्पॉन्टेनियस फ्लो था। लोग अपने आप किसी एक व्यक्ति को, किसी एक संस्था को, किसी एक बैनर को देखकर नहीं आए थे, अपने आप स्पॉन्टेनियसली आए थे। तो उनको शेप देने वाले, चैनलाइज देने वाली कोई फोर्स नहीं थी। तो उस वजह से बहुत पूरा मामला एक इम्प्रेसिव, तगड़ा शो ऑफ स्ट्रेंथ भी रहा, एट द सेम टाइम थोड़ा केओटिक भी रहा। तो उसको मंच को ढंग से मैनेज नहीं किया गया, तो उसके चलते भी ये हुआ। और मैं ऐसा, मुझे आई वो फीलिंग कि कुछ ऐसे लोग भी थे, वो सचमुच चाहते थे कि उमर खालिद वहाँ पे ना बोले, जिग्नेश मेवाणी वहाँ पर ना बोले, कन्हैया कुमार ना बोले। ऐसा भी एक टेंडेंसी हो सकती है इसकी? उसके बहुत से वजह हो सकती है। आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस, ईगो क्लैश, इंडिविजुअल हीरोइज्म बहुत में पैदा हुआ है। ये एक्स या वाई को प्रोमिनेंस मिल जाएगा तो उसकी चिंता। तो कोज जब प्रायोरिटी में से हट जाता है तो बाकी के इस तरह के पहलू आपके ऊपर हावी होते हैं। क्या आपको लगता है क्या यही वजह है जिसकी वजह से दलित मूवमेंट लार्जर स्केल पे सक्सेसफुल नहीं हो पाया है? क्या ये उनमें से एक वजह हो सकते हैं? डेफिनेटली उनमें से एक वजह है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज की तारीख में दलित मूवमेंट का ये जो लमेंटेबल स्टेट है, इसकी बहुत से पहलू है। उसका सबसे पहला प्रमुख कारण तो ये है कि दलित मूवमेंट का एक लॉजिक शेप नहीं ले रहा है। दलित मूवमेंट केवल एट्रोसिटीज़ या अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए नहीं है। दलित मूवमेंट जाति निर्मूलन के लिए है। कास्ट एंड क्लास आर इंटरट्वाइंड इन दिस कंट्री। जाति और वर्ग एक दूसरे में घुले मिले हैं। तो जब तक दोनों के सामने एक साथ संघर्ष नहीं किया जाएगा, तब तक जाति निर्मूलन की दिशा में हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1916 के उनके ऐसे कास्ट इन इंडिया में कहा दैट कास्ट इज एन एनक्लोज्ड क्लास। डी कोसंबी ने कहा इन इंडिया क्लासेस अरोज इन द फॉर्म ऑफ कास्ट। तो साफ तौर पे हम लोग देख सकते हैं कि जाति और वर्ग एक दूसरे में घुले मिले हैं। इनफैक्ट 1938 के रेलवे के कामगारों के संघर्ष के दौरान बाबा साहब अम्बेडकर ने तो यहाँ तक कहा कि इस देश के दलित और श्रमजीवी वर्ग के 2 शत्रु हैं, एक है ब्राह्मणवाद, दूसरा है पूंजीवाद। लेकिन कौन सी दलित पॉलिटिकल पार्टी या कौन सा दलित संगठन ब्राह्मणवाद के साथ साथ पूंजीवाद मुर्दाबाद भी कहने को तैयार है? इसलिए नहीं कहना मेरे हिसाब से। फिर भी आपको ये सवाल में जाना पड़ेगा कि पूंजीवाद क्या है, कैसे पैदा हुआ, समाज में वर्ग कैसे बढ़े, पूंजीवाद का ग्लोबलाइजेशन या इंपीरियलिज्म के साथ एक ऑर्गेनिक लिंक क्या है, आज पूंजीवाद कौन से चरण में है, उसको कैसे खत्म किया जाए। इस सवाल में आपको जाना नहीं। इस सवाल में यदि आप जाएंगे तो आपको झक मारा कर मार्क्स के पास जाना पड़ेगा, जिसने कैपिटल का क्रिटिक किया। तो उसको लेकर तो आपको बायस है। तो इसलिए आम्बेडकर ने भी कहा कि पूंजीवाद आपका शत्रु है, फिर भी उस आम्बेडकर को कहीं ना कहीं छुपा के रखते हैं। ये दलित आंदोलन की एक डिसऑनेस्टी है। दे इंटरप्रेट आम्बेडकर वेरी कन्वीनियंटली। आम्बेडकर के इंटरप्रिटेशन से मैं एक ऐसी पार्टी पे आना चाहूँगा जो लंबे समय तक उत्तर प्रदेश और देश के विभिन्न राज्यों में दलित राजनीति का प्रतिनिधित्व करता आया है, बहुजन समाज पार्टी। कल जब मायावती शब्बीरपुर गांव जा रही थी, उसके पहले एक खबर चली कि मायावती पहले हेलीपैड बनवाना चाहती हैं सहारनपुर में, उसके बाद वो दलित परिवारों से मिलेंगी। जब हेलीपैड नहीं बना तो उन्होंने कहा कि अगर मुझे कुछ होता तो इसकी जिम्मेदार भाजपा सरकार होगी। तो एक जो परिवार जो संघर्ष कर रहे हैं, जो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में है अभी, वहाँ पे पहुँचने के लिए क्या एक हेलीपैड, क्या एक हेलीकॉप्टर की ज़रूरत होनी चाहिए एक लीडर को, या जल्द से जल्द उन परिवारों से मिल के उनके दुख को शेयर करने की कोशिश होनी चाहिए? इसके रिस्पॉन्स में मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि भारतवर्ष का ज़्यादातर दलित तबका गाँव में बसता है। दलित सर प्रीडोमिनेंटली रूरल पीपल। गांव में बसने वाले इन दलित में से भी 90% लैंडलेस है। बाकी के जो दलित शहरों में बसते हैं वो प्राइवेट कंपनीज और फैक्ट्रीज में जाते हैं, गटर में उतरते हैं, मृत पशु के निकाल का काम करते हैं, गाँव में मेला उठाते हैं। ये जो दलित है वर्किंग क्लास, यदि मैं उससे बिलोंग करता हूँ तो मैं ये हेलीपोर्ट वाले नेताओं से खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। इसी बात पे एक लार्जर क्वेश्चन आज देश में 10% लोगों के पास 80% प्रॉपर्टी है। ये मुद्दा दलित मेनस्ट्रीम पार्टी क्यों न उठाए? इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के नॉर्म्स के मुताबिक
सारे सब सेंटर, पीएचसी, सीएचसी और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में स्पेसिफिक मेडिकल फैसिलिटीज़ और मेडिकल स्टाफ होना चाहिए। ये नहीं होने के चलते दलित ज़्यादातर सरकारी अस्पताल में ही जाते हैं। तो ये पब्लिक हेल्थ की पॉलिसी का मुद्दा दलित आंदोलन या दलित पार्टी क्यों ना उठाए? सेल्फ फाइनेंस कॉलेज के कल्चर के चलते पूरी शिक्षा का बाजारूकरण हो चुका है। ये दलित आंदोलन का विषय क्यों नहीं बन रहा है? दलित मेनस्ट्रीम पार्टी ये मुद्दा क्यों नहीं उठाते कि 5 साल में मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार दूंगा, उसका 1% लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है। 50% बहनों के बदन में ब्लड नहीं है इस देश में। 5 साल के दौरान 30 लाख मकान बनाने का प्रॉमिस दिया था। तो ये सारे जो अस्तित्व के सवाल है, ये दलित मेनस्ट्रीम पार्टी उठाती नहीं। तो दलितों का सवाल केवल जाति आधारित उत्पीड़न ही नहीं है। तो इसमें एक और सवाल फिर ये जुड़ के आता है कि चाहे रोहित वेमुला की इंस्टीट्यूशनल मर्डर का मामला हो या फिर सहारनपुर में जो घटना हुई है, आंदोलन लगातार बढ़ के आए हैं, लेकिन पॉलिटिकल ऑल्टरनेटिव कोई निकल के नहीं आया है। 2-4 छोटे मोटे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बीएसपी जैसे एक्सपेरिमेंट्स हैं, बीएसपी जैसे, लेकिन क्या वजह है कि जिग्नेश मेवानी पॉलिटिक्स से पीछे हटते हैं, या चंद्रशेखर जब अपना बड़ा लार्जर मूवमेंट करते हैं दिल्ली में तो कहते हैं कि मैं वादा करता हूं मैं कोई किसी पॉलिटिकल आउटफिट में ना जाऊंगा, ना पॉलिटिकल आउटफिट शुरू करूंगा? एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स का प्लेटफॉर्म क्यों नहीं शुरू? मैं ऐसा वादा नहीं कर रहा हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि जो आंदोलन मैं चला रहा हूँ या जो आंदोलन, जो कॉज में मैं इन्वॉल्व हूँ, उसको केवल चुनावी राजनीति के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मेरी ऐसी भी पोजीशन है कि किसी कीमत में मैं चुनावी राजनीति में नहीं जाऊंगा। मैं मानता हूं कि जनता की लड़ाई जनता के पैसों से, जनता के साथ सड़कों पर उतरकर जमकर लड़नी चाहिए। एट द सेम टाइम जिस तरह के डार्क डेविल फ्यूडल फोर्सेस राजसत्ता के ऊपर कब्जा करके बैठे हैं, उनको डिसमेंटल करने के लिए, उनको वहां से हटाने के लिए चुनावी राजनीति में इंटरवीन भी करना चाहिए। तो मैं तो खुला हूं, आने वाले दिनों में ऐसा अटेम्प्ट भी करेंगे कि कुछ तीसरा विकल्प। मूवमेंट शुरू किया था, मुझे याद है, तो आप दिल्ली में जब आए थे उसी दिन आपने अनाउंसमेंट किया था कि मैं आम आदमी पार्टी से रेजिग्नेशन दे रहा हूँ। तो वो क्या मूव था फिर? लेकिन इट डजंट मीन कि मैं आने वाले दिनों में कभी कोई चुनावी राजनीति में इंटरवीन ना करूँ। एक और चीज़ इस पूरे दौर में देखने को मिला है, पहले जब गुजरात के अंदर सौराष्ट्र में हम लोग घूम रहे थे तो मीडिया को लेके काफ़ी गुस्सा था दलित समुदाय के अंदर, और वही चीज़ सहारनपुर में भी रिपीट हुई है। क्या वजह है इसकी? देखिए, एक तो स्वाभाविक कारण है, ये कॉरपोरेट मीडिया है। मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, इसमें ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेट जायंट्स का है। ये कॉरपोरेट मीडिया होने के साथ साथ उसमें जो लोग बैठे हैं उनमें से बहुत से लोगों की ब्राह्मणिकल सोच भी है। तो कास्ट और क्लास दोनों का बायस काम करता है। तो जिस तरह से ज़्यादातर इस देश के किसान, मजदूर या गरीब लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती, इसमें भी कास्ट का बायस होने की वजह से दलितों की आवाज़ और भी नहीं सुनी जाती, या ट्राइबल्स और मुस्लिम्स की आवाज़ और भी नहीं सुनी जाती। तो स्वाभाविक रूप से दलितों का मेन स्ट्रीम मीडिया को लेकर थोड़ा गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन होना वो कुछ हद तक लाजमी भी है। क्या आपको कोई उम्मीद दिखती है इस वक्त भीम आर्मी मतलब आने वाले समय में क्या एक संगठन के तौर पे वो मजबूत रूप से उभर पाएगा? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि like the Una movement, they also have been able to catch people's imagination, and I think there is lot of suspicion about Chandrasekhar himself because the way he came, it was quite interesting. पहले rumors थे कि शायद चंद्रशेखर को अरेस्ट कर लिया जाएगा, फिर वो आए, उन्होंने भाषण दिया, फिर कहा कि मैं सरेंडर करूंगा, and then no one knows where he is, right? In fact, this is the reason why he has been able to catch people's imagination. This is the people find him very romantic. This is the reason why people want to join Bhim Army. This is the reason why youngsters are like excited to see what will be his next move. But then कब तक चलेगा ये? चलना तो जितना चल आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम ये रोमांटिसिज्म जो है उस पर क्वेश्चन मार्क उठना शुरू हो जाता है, राइट? एंड देन पीपल वर अटैक्ड यस्टरडे, देन देयर विल बी क्वेश्चंस फ्रॉम भीम आर्मी एज वेल कि आपके लोग कहाँ पे हैं, कौन प्रोटेक्ट करेगा? मैं ऐसा मान लूँ अभी थोड़ा डस्ट थोड़ा सेटल्ड होने दे, फिर मैं भी चंद्रशेखर को मिलना चाहता हूँ, भीम आर्मी के साथियों को मिलना चाहता हूँ, उनका थोड़ा आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन या पोजीशन क्या है वो भी समझना चाहता हूँ। और न कि मेरा कोई बहुत क्लियर है, हम लोग भी सीख रहे हैं, लेकिन फिर आने वाले दिनों में थोड़ा संवाद बढ़ेगा तो फिर कुछ रास्ता निकलेगा, कुछ यूनिटी भी हो सकती है, साथ में मिलकर कुछ काम भी कर सकते हैं। लेकिन सो फार अब तक जो भी हुआ मुझे लगता है आई सी इट वेरी वेरी पॉजिटिवली। द वे भीम आर्मी हैज़ इमर्ज्ड, the way they could capture people's imagination and unite this much of people, particularly youngsters, is definitely something very positive. Last two questions.
when Una movement was going on, you were very critical about BJP and specifically RSS. अब जब सहारनपुर में पूरी घटना शुरू हुई है और लगातार दलितों पे अटैक हो रहा है, इवन दो चंद्रशेखर स्पीक्स अगेंस्ट RSS, बट वो खुल के वो जो स्टैंड है वो खुल के सामने नहीं आता है बीजेपी RSS के खिलाफ। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा इसमें, क्योंकि उसको लेकर अभी मैं कुछ सस्पिशन खड़ा करूं तो शायद बहुत ही प्रीमेच्योर और अनजस्ट होगा। लेकिन मेरी पोजीशन तो क्लियर है, जो ऊना के वक्त थी जी, ऊना से पहले थी, हाँ, आज भी थी। मैं मानता हूँ ये हिंदू राष्ट्र बनाने का संघियों का बीजेपी का जो डेस्परेशन है, उसी के चलते उत्तर गुजरात के वडावली गांव के 100 मुस्लिमों के घर जलाए जा रहे हैं। इसी डेस्परेशन के चलते सहारनपुर के लोगों को घर जलाए जाते हैं। ऊना में भी जो परपेट्रेटर्स ऑफ क्राइम थे उन्होंने भी वीडियो बनाकर सर्कुलेट किया। यहाँ पर भी ये कास्टिस्ट फ्यूडल फोर्सेस इतने फियरलेस महसूस करते थे कि उनको जो जुलूस लेकर सब्बीरपुर गांव में जाने का कोई कारण नहीं था, फिर भी गए, दलितों के मोहल्ले में गए, रविदास मंदिर के बाहर गए, तलवारें निकाली, कास्टिस्ट रिमार्क्स किए, दलितों को धमकाया और बोला कि जय रजपूताना, अंबेडकर मुर्दाबाद। तो ये जो चर्बी दिखाते हैं वो लोग, वो कहाँ से आती है? ये एश्योरेंस है कि स्टेट उनको प्रोटेक्ट करेगा। तो जिस तरह से हिंदू राष्ट्र का ये एजेंडा आगे बढ़ता जाएगा, सिंप्लीफाई कैसे कर देते हैं आप इवेंट्स को? जो भी हुआ वहाँ शबीरपुर गांव में इतने सिंपल तरीके में तो नहीं हुआ था। देयर वर डिफरेंट एलिमेंट्स इन्वॉल्व्ड इन द एंटायर सीरीज ऑफ इवेंट्स व्हिच हैपेंड अमित ऑन भाई, दैट, आप राइट? सिर्फ इतना सोचिए जी, कि किसी एक्स नाम के गांव के दलित मोहल्ले के रविदास के मंदिर में अंबेडकर का पुतला लगे या ना लगे, वो कौन चूज करेगा? वो दलित चूज करेंगे। लेकिन मेरा मुद्दा ये था हाँ, कि ये कास्टिस्ट एलिमेंट्स इतना फियरलेस अभी क्यों फील कर रहे हैं? कास्ट वायलेंस तो 3000 साल से हो रहा है, यानी जब से जाति व्यवस्था तब से हो रहा है। आप क्या कह रहे हैं? बीजेपी के राज में बीजेपी के पावर में आने के बाद दे आर फीलिंग एब्सोल्युटली फियरलेस। नहीं, इस तरह के वायलेंस को पहलू खान की घटना देखिए, अहमदाबाद में मोहम्मद अयूब की हत्या देखिए, हाँ, लातेहार का इवेंट देखिए, ऊना देखिए, वडावली देखिए, सहारनपुर देखिए, और यूपी में तो इस घटनाओं से भी ऊपर मैं आपको एक डेटा देता हूँ। 2014 में व्हेन मोदी बिकेम पीएम 39,000 एट्रोसिटीज की घटनाएं हुई थी। एक साल के अंदर इट इज गॉन फ्रॉम 39,000 टू 47,000। एक मतलब इसका बस एक मतलब कॉन्ट्ररी एक ये आर्गुमेंट हो सकता है कि क्योंकि मैं उस पूरे बीजेपी के परिवर्तन यात्रा में भी कुछ पार्ट्स में मैं था, तो उस वक्त कोशिश ये थी कि जो यूपी का वोटर जो है वो जातिगत उसमें बटा हुआ है, जाति वाइज बटा हुआ है, तो उसको हिंदू बना दिया जाए, कंसोलिडेट कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी अपने वोट बैंक को क्यों डैमेज करेगी यूपी के अंदर? नहीं, देखिए इसमें ऐसा है कि जब वोट लेना होता है तब दलितों को हिंदू की तरह ट्रीट करते हैं, फिर वो सवर्ण बन जाते हैं। जब मुस्लिम्स को टारगेट करना है या मुसलमानों के सामने लड़ाना है तब वो हिंदू बनते हैं। बाकी तो वही सवर्ण और दलित वाला इक्वेशन होता है ग्राउंड पे। तो ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्या ऊना का आंदोलन और सहारनपुर का आंदोलन या देश के किसी भी कोने में और कोई दलित आंदोलन होता है तो क्या वो एक साथ एक बड़े मूवमेंट को खड़ा कर पाएगा? अगर हाँ तो कैसे? ऊना, सहारनपुर, अलवर, दादरी, बेरोजगारी, महंगाई, करप्शन, फार्मर सुसाइड, कॉरपोरेट लूट, अच्छे दिन का वादा, गुजरात मॉडल का फियास्का, ये सारे मुद्दे को लेकर ऊना के एक साल पर गुजरात में गुजरात मॉडल की हिंदुत्व की प्रयोगशाला में जमकर हम लोग मुकाबला करेंगे और जुलाई अगस्त में दोबारा एक तगड़ा कार्यक्रम होगा। तब ये सारे मुद्दों के एक साथ हम लोग बुनने की कोशिश करेंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।